जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, ज्वाइन आर्मी चैनल डेडिकेटेड मोड में आप सभी आर्मी एस्पिरेंट को एक अव्वल दर्जे का प्रिपरेशन की ओर लेकर जा रहा है, जिसमें आपको मिलेंगे आर्मी नोटिफिकेशन, चाहे वो हो भर्ती का हो या फिर हो मेडिकल या फिर एग्ज़ाम या फिर कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो इंडियन आर्मी के साइट्स के द्वारा या फिर कुछ भी हो, चाहे वो रैली भर्ती हो, चाहे वो रिजल्ट हो, इंक्लूडिंग रिजल्ट ऑल्सो। सो मैं इस चैनल पे आपको एक मेंटर ग्रुप में कार्य करूँगा, जिसमें आपको सारी चीज़ों को बताऊँगा कि कैसे सिलेक्शन ले, कैसे भर्ती करे, कैसे भर्ती हो और कैसे एक ही भर्ती में आपका रिजल्ट क्लियर हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी भाइयों को एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ मैं डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन और मिलेंगे सारे मॉडल पेपर जो कि संभावित है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के रिलेटेड सारे क्वेश्चन करता हूँ जो कि उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मानव में वेस्टिबुलर सिस्टम क्या नियंत्रित करता है, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो कि आर्मी में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उसको मैं अच्छे से ब्रीफली वे में डिस्क्राइब करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आने वाले आगामी एग्ज़ाम भी हो उसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अपना रिजल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करके लास्ट तक बना रहे। लास्ट तक मतलब 50 क्वेश्चन तक बना रहे। तो आज की सेट में मैं दूंगा आपको 50 क्वेश्चन जो कि होंगे MCQ टाइप होंगे सारे क्वेश्चन। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको एक डेडिकेटेड वे में समझाऊंगा। तो आज का सेट का एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी सेक्शन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में वेस्टिबुलर सिस्टम क्या नियंत्रित करता है। मानव में जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बैलेंस को नियंत्रित करता है, यानी संतुलन को नियंत्रित करता है, ये होगा। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम इनर ईयर में पाए जाते हैं, यानी कि आंतरिक कान में पाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक कान में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मानव में वेस्टिबुलर सिस्टम क्या नियंत्रित करता है, तो ये बैलेंस को नियंत्रित करता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो इनर ईयर में पाया जाता है, यानी कि यांत्रिक जो कान होते हैं उसमें पाए जाते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टिबुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है, बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। क्या, बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, यानी संतुलन को मेंटेन करके रखता है, ये इसका कार्य है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है। कोशिका में साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है, तो जो पौधों में जो विभाजन होते हैं, साइटोप्लाज्म विभाजन, ये इसका अर्थ है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो विभाजन होता है वो साइटोकाइनेज का एक अर्थ है, ये हो जाएगा आंसर। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस किसके बाद होता है। ठीक है, जो एक होता है पौधों में टेलोफेज, टेलोफेज जो होता है उसके बाद क्या होगा,
अगर क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोकाइनेसिस किसके बाद होता है, तो जो टेलोफेज होता है, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ये हो जाएगा आंसर। तो भाई मैं एक क्वेश्चन आप सबको बताना चाहूँगा एक चीज़ है कि जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोशिका में साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है। तो एक क्वेश्चन तो मैं चलो लिखा हुआ अच्छी बात है, मैंने बता दिया आंसर कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डिवीजन का उसका अर्थ है, तो ये बता दिया। फिर इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो प्लीज़ मैं जस्ट वर्बली बताऊंगा और उसका आंसर लिख दूंगा, बाकी आप मेरी आवाज़ को सुनकर आप अपने नोटबुक में नोट करें, ठीक है। लेकिन हाँ, नोटबुक में आप नोट ज़रूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप दिख जाएंगे लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप बाद में याद नहीं रहेंगे, तो प्लीज़ नोट कर ले ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब 90% चांसेस है कि पूछे जा सकती है, ठीक है। और मैंने जो PIQ करवाता हूँ उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो प्लीज़ राइट डाउन करें अपने नोटबुक में। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि ये तो हो गया कोशिका में साइटोकाइनेसिस का अर्थ है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होता है उसका। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोकाइनेसिस किसके बाद होता है, तो किसके बाद होता है, वो होता है टेलोफेज, टेलोफेज के बाद होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन है, तो जो साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन है होता है वो साइटोकाइनेसिस का भाग है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोस्पोर विकसित होता है, जो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है किससे डेवलप होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परागकण, जो परागकण में माइक्रोस्पोर विकसित होता है, ठीक है। एक होते हैं परागकण होते हैं पौधों में, उसमें माइक्रोस्पोर विकसित होते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि माइक्रोस्पोर बनता है किस प्रक्रिया से, जो माइक्रोस्पोर विकसित कहाँ होगा, परागकण में होगा। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि माइक्रोस्पोर बनता है किस प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से माइक्रोस्पोर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मियोसिस, ये हो जाएगा आंसर। इसको हिंदी में भी मियोसिस ही बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि माइक्रोस्पोर विकसित होकर बनता है, माइक्रोस्पोर कहाँ विकसित होता है, परागकण में, ठीक है, परागकण में विकसित होगी, तो ये विकसित होकर बनेगा क्या, तो ये बनेगा क्या, परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन ही, यानी कि यही सेम चीज़ें बनता है विकसित होकर, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या है, पेरिकार्डियम किस अंग को घेरता है, जो पेरिकार्डियम है वो हृदय को घेरेगा, यानी कि कार्डियम का मीनिंग ही आता है क्या, कार्डियम, कार्डियम का मीनिंग ही आता है क्या, हार्ट से, यानी कि हृदय से, ठीक है, तो ये होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हृदय, यानी कि पेरिकार्डियम किस अंग को घेरता है, वो हृदय को घेरता है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिकार्डियम किसे घेरता है, तो हृदय हो गया। फिर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है, हृदय को जो ढकती है वो झिल्ली क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम कहलाती है, ठीक है, तो ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पशु कोशिका में सेंट्रियोल की संख्या होती है, कितनी होती है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल का सेल्स में वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2, ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स का संख्या प्रेजेंट रहेंगे पशु की कोशिका में।
तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सेंट्रियोल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो सिर्फ ये एनिमल का सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल का सेल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा है, ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है। फिर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेंट्रियोल्स का मुख्य कार्य क्या है। सेंट्रियोल्स तो पाए जाते हैं दो, ठीक है, पशु कोशिका में, तो इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है स्पिंडल बनाना, स्पिंडल बनाना इसका कार्य है। ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राइजोइड्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइजोइड्स का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आएगा कि राइजोइड्स का अर्थ क्या होता है, सॉरी, राइजोइड्स का कार्य क्या होता है। तो राइजोइड्स का क्या कार्य होगा, अवशोषण और स्थिरता को बनाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि राइजोइड्स पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आ सकता है कि राइजोइड्स, जो राइजोइड्स होता है उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है अवशोषण, ठीक है, अवशोषण व स्थिरता, यह इसका कार्य होगा राइजोइड्स का, ठीक है, राइजोइड्स का वर्क होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइजोइड पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में, ये आंसर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइप्सिन पचाता है। ट्राइप्सिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्राइप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ओके। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्राइप्सिन पचाता है, तो ये तो हो गया प्रोटीन को पचाता है। अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्राइप्सिन कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, तो ट्राइप्सिन बनता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, ओके, अग्न्याशय में ट्राइप्सिन बनता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट में हेल्प करता है, ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मेटाफेज प्लेट बनती है, कहाँ बनती है, तो ये हो जाएगा मेटाफेज में, ओके, मेटाफेज प्लेट बनती है, तो कहाँ बनती है, तो ये हो जाएगा मेटाफेज में बनती है, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला इसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है, जो मेटाफेज प्लेट बनती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ओके, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि माइटोसिस का सबसे छोटा चरण कौन सा है। जो माइटोसिस होता है उसका सबसे छोटा चरण क्या होगा, वो होता है मेटाफेज। माइटोसिस का सबसे छोटा फेज होता है, सबसे छोटा स्टेप होता है, वो होगा क्या, मेटाफेज, ओके, मेटाफेज हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफाइट्स उगते हैं, कहाँ उगते हैं, तो जल में उगते हैं, क्योंकि ये नाम से ही इसको लग रहा है जैसे हाइड्रोफाइट्स, यानी हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब क्या होगा, जल, ओके,
तो ये हो जाएगा। तो क्या है, हाइड्रोफाइट्स उगते हैं कहाँ, उगते हैं जल में। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स उगते हैं, सॉरी हाइड्रोफाइट्स पौधे उगते हैं कहाँ, जैसे हाइड्रोफाइट्स उगते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाइड्रोफाइट्स जो पौधा होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो पौधा होते हैं वो कहाँ उगते हैं, तो उगते हैं जल में। हाइड्रोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स पौधा पूछ सकता है, ठीक है। तो कहाँ उगेंगे, जल में। क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोफाइट्स का एक उदाहरण क्या है। हाइड्रोफाइट्स का एक उदाहरण क्या है, लोटस फ्लावर, ठीक है, यानी कमल का फूल। तो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रीनल पेल्विस एकत्र करता है, क्या कलेक्ट करता है, मतलब क्या एकत्र करता है। तो क्या एकत्र करता है, वो यूरिन को एकत्र करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को, रीनल पेल्विस। ओके, ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि रीनल पेल्विस किस अंग का भाग है, तो वो किडनी का भाग है, ठीक है, किडनी का भाग है रीनल पेल्विस। फिर इसके एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मूत्र एकत्र होता है, कहाँ पे होता है, तो आप बोल सकते हो रीनल पेल्विस में। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिन जो है वो कहाँ पे एकत्रित होता है। ओके, कहाँ पे एकत्रित होता है, रीनल पेल्विस में। ओके, रीनल पेल्विस में ये जो यूरिन होते हैं वो एकत्र होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइगेंड किससे जुड़ता है, जो लाइगेंड्स होता है वो किससे जुड़ता है, तो वो रिसेप्टर्स से जुड़ता है। ओके, रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। अगर इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर दिया कि लाइगेंड्स किससे जुड़ता है, रिसेप्टर से, तो हो गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि लाइगेंड्स का उदाहरण क्या है, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, तो वो हार्मोन्स है, ठीक है। लाइगेंड्स का एक उदाहरण है जो कि हार्मोन्स है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ क्या है, ठीक है, क्या मतलब है ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है, ये होगा। तो पौधों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, स्थानांतरण, ठीक है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन में क्या हो जाएगा, पौधों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ क्या है, तो पौधों का स्थानांतरण हो गया। ट्रांसप्लांटेशन अधिकतर किया जाता है, किस चीज़ का किया जाता है, तो आप सबको पता होगा कि ट्रांसप्लांटेशन सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है धान का। ओके, धान का सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सेगमेंटेशन होता है, कहाँ पे होता है, सेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, वो होगा आंत में, यानी कि इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन होगा, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेगमेंटेशन का कार्य क्या है, तो वो भोजन को मथना, ठीक है। सेगमेंटेशन का कार्य क्या है, वो भोजन को मथता है, यानी कि चर्निंग करता है, चर्निंग। भोजन को मथना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो, फिर 13 क्वेश्चन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स किसके बने होते हैं, ट्यूबलिन का बने होते हैं। ओके, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि माइक्रोट्यूबुल्स बने होते हैं, वो हो गया ट्यूबलिन का
अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का कार्य क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो ये जो होता है कोशिका का आकार को बनाए रखता है, यानी कि सेल शेप का इसका कार्य होता है, ठीक है। यानी कि कोशिका को साइज को बनाए रखता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेनेड जो ड्रिल है का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ड्रिल्स, ठीक है। ड्रिल्स का कार्य क्या है, तो क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने में सहायक का यूज होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ड्रिल का कार्य क्या है, तो हो गया चढ़ने में सहायता करता है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रिल्स का उदाहरण क्या है, तो जो पी होता है यानी कि मटर ड्रिल्स का एक उदाहरण है, ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निश्चित आयतन परंतु अनिश्चित आकार वाली अवस्था। हाँ, निश्चित आयतन परंतु अनिश्चित आकार वाली अवस्था, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्रव। यानी कि एक तो निश्चित आयतन है, ठीक है, परंतु अनिश्चित आकार, क्योंकि आकार इसका कोई निश्चित नहीं है, किसी भी आकार में ये एडॉप्ट हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड आ सकते हैं कि निश्चित आयतन व अनिश्चित आकार वाली अवस्था और द्रव हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि द्रव का आकार कैसा होता है, तो होता है वेरिएबल, वेरिएबल इसका आकार होता है, यानी कि अपरिवर्तनीय, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, किसने दिया, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो किसने दिया, वो दिया लैवोजियर, ओके। लैवोजियर जो थे वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, किसने दिया, तो लैवोजियर हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा सही है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, ये दो चारों में से। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि मास इंक्रीज, मास डिक्रीज, मास रिमेन्स कंटेन, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये सब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कौन सा सही है, तो क्या होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है, ओके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है, भौतिक परिवर्तन बर्फ को पिघलना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या, मैं बता देता हूँ आपको, बस देखकर हेलो, हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा पेन का इशू चल रहा था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि भौतिक परिवर्तन कौन है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन में जो है, भौतिक हो या रासायनिक हो, ठीक है, रासायनिक को मैं सही से लिख देता हूँ, भौतिक हो या फिर रासायनिक हो, ये दोनों परिवर्तन में अगर कोई भी परिवर्तन आए तो मैं एक बार में बता देता हूँ, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एक बार में कोई भी परिवर्तन को आप सॉल्व कर सकते हो बिना याद किए,
बस ये दोनों याद करना है, ठीक है। तो होता क्या है, आपको फिजिक्स में पढ़ना है 9th क्लास में, मैं भी 9th में, क्योंकि मैंने 9th क्लास में पढ़ाई किया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो 9th क्लास में पढ़ना है इसमें कि भौतिक परिवर्तन कौन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन सी होते हैं, ठीक है, ये होता है। तो मैं बता दूं कि जैसे कि इसमें भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो जो इसमें बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये बर्फ़ क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ये पिघल कर फिर से बर्फ़ में बन सकती है, बर्फ़ बन सकता है, ठीक है, बर्फ़ बन सकता है कभी। लेकिन कागज़ का जलना, ये रिटर्न फिर से वैसे कागज़ नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आप याद रखना कि भौतिक परिवर्तन में वो जिस रूप में है वो दूसरे रूप में आ सकते हैं, फिर से रिटर्न रूप चेंज करके, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार रूप चेंज हो गया तो वो पहला रूप में नहीं आ सकता है। ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो याद रखना आप। तो इसके रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु का सबसे हल्का कण। जो परमाणु का सबसे हल्का कण है वो न्यूट्रॉन है, ओके। न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हल्का कण है परमाणु का। फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि परमाणु का सबसे हल्का कण वो इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, तो निगेटिव आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयनिक बंध बनाता है, आयनिक बंध बनता है, कैसे बनता है, किसके फॉर्म्ड बाई बनता है, ठीक है, तो ये देखेंगे। तो किसके फॉर्म्ड बाई बनेगा, वो स्थानांतरण के द्वारा बनेगा, ठीक है, स्थानांतरण के द्वारा आयनिक बंध बनता है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आयनिक यौगिक का उदाहरण क्या है। तो आयनिक यौगिक का उदाहरण सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, NaCl। NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन क्या है कि आयनिक बंध बनता है वो स्थानांतरण के द्वारा बनता है, और क्वेश्चन ये आ सकता है कि आयनिक यौगिक का उदाहरण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl आयनिक यौगिक का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, NaCl किस प्रकार का यौगिक है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया कि वो आयनिक यौगिक है, यानी कि आयनिक यौगिक है, ओके, ये होगा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड पूछ सकता है कि NaCl किस प्रकार का होता है, तो वो आयनिक होता है, यानी कि आयनिक बंध यौगिक होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सी इसमें अम्लीय ऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, ओके। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो अम्लीय ऑक्साइड है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ सॉरी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है ये देख लेंगे। अम्लीय ऑक्साइड हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके।
क्वेश्चन ये आ सकता है कि अम्लीय ऑक्साइड जल में मिलकर बनता है, क्या बनता है? तो जो अम्लीय ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, ओके, ये जल में मिलकर क्या बनता है? ठीक है, ये जल में मिलकर क्या बनता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में लिखा, हाँ, ये क्या बनता है? ये बनेगा अम्ल बनेगा, ठीक है, अम्ल बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ pH इज मोर देन 7 सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? उस विलयन को क्या बोलेंगे? यानी कि pH 7 से अधिक होने पे विलयन होता है, वो होगा क्षारीय। ओके, क्या होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया कि जब भी pH 7 से ऊपर जाए तो क्षारीय हो जाएगा। 7 है इक्वल टू 7 वो उदासीन हो जाएगा, और लेस देन 7 है, ठीक है, लेस देन 7 है तो हो जाएगा एसिडिक, ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसके देखेंगे, तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या देख सकते हैं? क्वेश्चन हो सकता है कि यदि pH 7 से अधिक हो तो विलयन होता है क्षारीय, और क्षारीय विलयन का pH होता है 7 से अधिक, तो ऐसे ही जैसे कि मैंने बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्रमांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है परमाणु क्रमांक? तो परमाणु क्रमांक दिखाता है प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन का कितनी संख्या है परमाणु क्रमांक रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो दर्शाता है, क्या चीज़ को दर्शाता है? तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि किसी तत्व की पहचान निर्भर करती है, तो प्रोटॉन की संख्या से निर्भर करती है, यानी प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा? दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। मैंने काफ़ी बार बता दिया कि दहन के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि दहन के लिए जो, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि अग्नि त्रिकोण में शामिल गैस कौन सी है? जो अग्नि त्रिकोण है, अग्नि त्रिकोण, उसमें शामिल गैस कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अग्नि त्रिकोण में शामिल गैस है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षार है, यानी कि बेस है, तो इससे कौन होगा? आपको पहले भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन कि इस ऑप्शन भी जब भी पूछने आए तो आप उसके पहले फुल फॉर्म जानना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ओके, तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, यानी कि बेस है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? तो क्या हो जाएगा? यह क्षार है, यानी कि बेस है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कठोर जल में झाग कम क्यों बनता है? वाई डज हार्ड वाटर फॉर्म लेस लेदर विथ सॉप? ओके, तो कठोर जल में झाग कम क्यों बनता है? ये क्यों कम क्यों बनता है? तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन के कारण कम बनता है। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के कारण झाग कम बनता है।
फिर अगला इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि कठोर जल का मुख्य कारण क्या है। तो कठोर जल का मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम ही है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जल कठोर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होगा बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया में होते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। इसमें तो क्या है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को खोना। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना यानी कि खोना क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन ये होगा। और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में होगा जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्या होगा कि रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसमें दोनों रिएक्शन साथ साथ में होते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक क्या क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। मैंने काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा विद्युत चालक जो होती है यानी कि सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और इवन हीट का भी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है वो चांदी है। ओके, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद तांबा होगा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। ठीक है, तो ऐसे इसका सीक्वेंस होंगे। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि चांदी का उपयोग किया जाता है तो विद्युत तारों में। ठीक, बहुत माइनर केस में करते हैं जो सिल्वर का यूज। ठीक है, वैसे करते नहीं है हम लोग ज़्यादा। मोस्टली क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तांबा। ठीक है, तांबा हम लोग मोस्टली यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर में। फिर अगला क्वेश्चन क्या होंगे वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन होगा जो कि आप सबको पता है। ठीक है, कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। ओके, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि कार्बन कितने बंध बना सकता है। ओके, कार्बन जो है वो कितने बंध बना सकते हैं, तो हो जाएगा 4, क्योंकि इसका कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षण किस कारण होता है। जो घर्षण होता है यानी कि फ्रिक्शन वो किस कारण से होता है, तो वो होता है खुरदरापन के कारण, रफनेस के कारण घर्षण प्रोड्यूस होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि घर्षण जो होता है बल का प्रभाव, जो घर्षण बल का प्रभाव होता है वो गति कम कर देता है। तो ये ऐसे आप जान लो, हालांकि आएगा नहीं, कि जो घर्षण बल का प्रभाव है वो गति कम कर देता है। ठीक है, गति को कम करता है घर्षण बल का प्रभाव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम कौन सा है। जो संवेग संरक्षण का नियम है वो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है संवेग संरक्षण का नियम। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्या कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आप मैंने बता ही दिया, संवेग संरक्षण का नियम बताया गया है, जो बताया है वो तृतीय नियम है। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है। जो प्रतिरोध होता है उसको मापने का यंत्र कौन सा है, वो ओम मीटर है। मैंने काफ़ी बार पूछा भी ये क्वेश्चन और काफ़ी बार बताया भी, लगभग सारे सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को पिकअप करता हूँ और आपके बस समक्ष डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो ये है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रतिरोध मापने का यंत्र होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का ऐसा ही इकाई क्या होता है, वो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही यूनिट है वो ओम है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है। जो ऊष्मा है उसका एसआई इकाई क्या है। ठीक है, क्या है एसआई इकाई, जूल। जूल जो है वो ऊष्मा का एसआई इकाई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक अपरूप है, यानी कि एक रूप है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्मा ऊर्जा, जो ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा ये होगा। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, वो है ऊर्जा। ओके, तो ये आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। तो कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ओके, उत्तल लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास में एक यूज करते हैं। ओके, ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि उत्तल लेंस बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि खींची गई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, यानी कि विच एनर्जी इज स्टोर इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो कौन सी ऊर्जा होगी, वो होगी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, क्या किस पे निर्भर करती है, तो वो पोजीशन पे निर्भर करती है, तब तो खींची गई स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो पोजीशन पे निर्भर करती है। अगर जैसे कि इतना स्प्रिंग है, इसको
खींचकर, जैसे यहाँ से आप खींच रहे हो तो यहाँ ना खींचकर यहाँ तक आप खींच दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या कि उसका जो यानी कि स्प्रिंग खींची गई है उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही ऊर्जा को वो स्टोर करके रखेगा। तो ये ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण है वो होगा अवतल दर्पण। तब तो हम लोग रियर व्यू में, गाड़ी का रियर व्यू में हम लोग देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, वो है V/I। ओके, ये है विद्युत शक्ति का एसआई सूत्र। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि विद्युत शक्ति के इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति इकाई क्या मैंने बताया था, वाट, ठीक है। वाट जो है वो विद्युत शक्ति का ऐसा ही इकाई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जड़त्व क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। तो जड़त्व क्या है, आप सबको पता होना चाहिए कि जड़त्व एक परिवर्तन का विरोध है, जो रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जड़त्व क्या है, वो परिवर्तन का विरोध है। तो ये आंसर हो जाएंगे। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जड़त्व निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो वो द्रव्यमान, जो जड़त्व है वो किस पे निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, ये आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है, यानी कि धनात्मक आवेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज वाला कौन सा है पार्टिकल्स, वो है पॉजिटिवली चार्ज वाला है वो प्रोटीन है। न्यूट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ठीक है। इसको मैं डाउटफुल हो रहे हो आप, मैं भी एक बार डाउट हो गया, ठीक है। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, यानी कि कोई भी चार्ज इस पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, वो प्रोटॉन है, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं कि न्यूट्रॉन का आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उसका आवेश होता है, तो उसका आवेश क्या होगा, न्यूट्रल यानी कि उदासीन आवेश होगा। तो यही है। फिर और इसके अगले क्वेश्चन क्या है कि हाँ, यहाँ से क्या आ गया, जीके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जीके करेंगे 10 क्वेश्चन। ओके, ये हो गया जनरल नॉलेज। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु अभयारण्य कौन सा है। कौन सा है भारत का पहला पशु अभयारण्य, कौन सा है। हाँ, भारत का पहला पशु अभयारण्य है वो, हाँ क्या है, गिर। जो गिर पशु अभयारण्य है वो भारत का पहला और फर्स्ट अभयारण्य है।
ओके, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात स्टेट में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिर जो अभयारण्य है वो किसके लिए फेमस है, तो वो सिंह के लिए फेमस है। ठीक है, सिंह के लिए फेमस है गिर अभयारण्य। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध न देकर श्वेत क्रांति आ सकता है। ठीक है, श्वेत क्रांति भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति या तो फिर दूध से संबंधित है। जो भी ऑप्शन होंगे वो आप टिक आउट कर देना। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है एक और इसके रिलेटेड कि ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था। जो ऑपरेशन फ्लड था इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था दूध का उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, टू इंक्रीज हाँ, तो ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन में बढ़ावा के लिए ये किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक जो है वो भारत का सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट बैंक है। फिर इसका स्थापना दिवस कब है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक, और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1869 ईस्वी में भारत का इलाहाबाद बैंक का स्थापना किया गया था। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, क्योंकि इससे बस यही क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाई जाती है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हैं, जो स्वामी विवेकानंद है उनके जन्म दिवस पे युवा दिवस का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। ओके, और 15 जनवरी को क्या है, 12 जनवरी तो युवा दिवस है, 15 जनवरी को आर्मी डे है। ठीक है, याद रखना आप, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका कुंचिकल, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर इसके बारे में अगर जानना चाहें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटका स्टेट में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है।
फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम किससे रिलेटेड है? ओके, किससे रिलेटेड है? तो ये है सीमा का तैनाती से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑपरेशन पराक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 2001 ईस्वी में ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का पहली महिला राज्यपाल तो हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। भारत का पहली महिला राज्यपाल थी। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सरोजनी नायडू को कहा जाता है, और जो सरोजनी नायडू जी हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? वो भारत कोकिला। ठीक है, सॉरी, भारत कोकिला बोला जाता है किनको? सरोजनी नायडू को। ये हो जाएगा आंसर। और भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो सरोजनी नायडू जी हैं। तो ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? यानी कि रेप्टाइल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल्स कौन सा है? तो हो जाएगा आंसर कोबरा। तो याद रखना, बहुत कम ही लोगों को ये क्वेश्चन पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, यानी कि रेप्टाइल्स, वो है कोबरा। ओके, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कोबरा किस वर्ग से संबंधित है? तो ये जो सरीसृप, ठीक है, जो सरीसृप वर्ग है वो कोबरा से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोबरा किस वर्ग से संबंधित है? तो वो सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज से संबंधित है? तो जो रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव। तो ये जो रमन प्रभाव है इसी से रिलेटेड है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओके, तो ये हो जाएगा, जो कि 28 फरवरी को मनाई जाती है एवरी ईयर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में होता है, यानी कि किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वन क्षेत्र में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये तो फर्स्ट हो गया, मध्य प्रदेश क्या हो गया? फर्स्ट जो स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वन क्षेत्र में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो वो एपी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे है।
और फर्स्ट क्या है एमपी, यानी कि फर्स्ट क्या हो गया एमपी और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आज का 50 MCQ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। तो उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कल का वेट करें, ताकि आपके लिए कल फिर से लेकर आऊँ मैं आपके लिए बेहतरीन MCQ 50 क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे कल। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।